अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का सेशन हमारी ऑटिज्म सीरीज़ का 7th सेशन है। और हमारी आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है वर्चुअल ऑटिज्म एंड इट्स रियलिटी। इससे पहले जो हम सेशंस कर चुके हैं, अगर आप उनको देखने में इंटरेस्टेड हों तो आप हमारी जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है ऑटिज्म सीरीज सेशन वाली, वहाँ पे उनको देख सकते हैं। फ्यूचर में भी हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आप तक टाइमली नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में जो हमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स ने अक्रॉस पाकिस्तान ज्वाइन किया है, उनमें शामिल हैं अस्मा अहमद, कराची से हमें ज्वाइन किया उन्होंने। कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, DIR प्रैक्टिशनर हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है आयशा उरूज ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ABA थेरेपिस्ट हैं और EMDR ट्रॉमा थेरेपिस्ट हैं। फातिमा बतूल ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। फैसल नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है खुशाब से, स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। अरूबा असमत हैं हमारे साथ गुजरांवाला से, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं। और सुमैया सईद ने हमें ज्वाइन किया है एबटाबाद से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। तो मैं आप सबकी इजाज़त से सेशन का आगाज़ जो है वो अस्मा अहमद से करना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है क्या, और हमें और हमारे ऑडियंस को बताइए और कैसे ये डिफर करता है फ्रॉम जिसे हम जानते थे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से या दूसरे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सच डाइवर्स स्पीकर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सारे पाकिस्तान को आपने माशाल्लाह कवर किया, सो गुड टू सी दिस। एंड यस, टुडे वर्चुअल ऑटिज्म हमारा टॉपिक है एंड ये बहुत अहम टॉपिक है। और खास तौर पे कोविड के बाद चीजें कुछ इस तरह से चेंज हुई हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में काफी बात की जाती है एंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म है क्या। तो वर्चुअल ऑटिज्म, अगर मैं, क्योंकि हमारे पास हर किस्म की ऑडियंस होती है, तो मैं चाहूंगी कि मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि वर्चुअल ऑटिज्म है क्या। तो वर्चुअल ऑटिज्म में होता यह है कि ऑटिज्म लाइक फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चों के अंदर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम जब बहुत एक्सेसिव होता है, मतलब दिन के 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, एंड कई बच्चे जो 20-20 घंटे भी स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर ऑटिज्म जैसे बहुत सारे अलामात या फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग अगर मैं पॉइंट रेड फ्लैग बताऊं, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो आके हमें कहते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सिर्फ फोन के साथ लगा रहता है, हर वक्त स्क्रीन टाइम होता है, पोएम्स देखता रहता है। बहुत सारे कुछ खास वीडियोस हैं मिस रेशल्स की, कोको मेलन, और बच्चे बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें चल रही होती है। देन एक और अलामत है बहुत इंपॉर्टेंट, कि सोशलाइज नहीं कर रहा, लोगों से घुल मिल नहीं रहा, अपने धुन में रहता है, बिल्कुल सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है उसको। जरा सा भी कोई घर में आ जाए तो वो बहुत फ्रीक आउट हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, अपसेट हो जाता है, या कमरे में उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में भाग जाता है। और इसी तरह के और बहुत सारे रवैये उस बच्चे के अंदर आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस बच्चे को कहीं ऑटिज्म तो नहीं है। इसको हम कहते हैं कि इस बच्चे को शायद वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि इसमें स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत मार्क्ड फीचर होता है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो रहा होता है। लेकिन इसमें अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि वर्चुअल ऑटिज्म कोई कैटेगरी नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ हमारी रिसर्च पेपर्स हैं, हमारे APA के थ्रू बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जिसमें ये चीज कही गई है कि यस, वर्चुअल ऑटिज्म कोई कंडीशन हो सकती है। बट अगर हम बात करें बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वी फॉलो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन, DSM-5। तो हम अगर बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जैसे ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिफिकल्टी होता है, तो उसको हम सर्टन DSM-5 के क्राइटेरिया को मीट करके फिर हम डायग्नोस करते हैं। तो अगर मैं वर्चुअल ऑटिज्म की बात करूं, तो वर्चुअल ऑटिज्म एज सच कोई कैटेगरी नहीं है। दिस हैज बीन रिसर्च सिंस मेनी इयर्स। लेकिन खास तौर पे अगर मैं कोविड की बात करूं,
तो कोविड में जैसे आप सब लोगों को पता है लॉकडाउन हो गया था, कहीं भी बाहर आना जाना बिल्कुल मुनकता हो गया था, स्टॉप हो गया था, लोग अपने घरों में ही सिर्फ महसूर थे, घर में ही रह रहे थे। तो बच्चों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, रादर क्योंकि माओ ने अपने काम करने हैं, फादर्स अपने ऑनलाइन सेशन, अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे हैं, और कुछ बच्चे अपनी क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन। तो छोटे बच्चे हैं वो यूजुअली सिर्फ स्क्रीन टाइम ले रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हुआ तो बहुत सारे बच्चों में ऑटिज्म की तरह की अलामत आना शुरू हो गई। यहाँ पे मैं अब आना चाहूंगी इस तरफ के, जो आपने सवाल किया था कि वर्चुअल ऑटिज्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से किस तरह मुख्तलिफ है। तो उसमें बहुत अहम चीज एक ये है कि जब भी हम वर्चुअल ऑटिज्म की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास एक बच्चा आ रहा है और हम सस्पेक्ट करें कि शायद इसको कहीं वर्चुअल ऑटिज्म तो नहीं है, तो उसकी बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस बच्चे की हम राइट अवे असेसमेंट नहीं करते। वी होल्ड ऑन, हम पेरेंट्स को पहले गाइड करते हैं कि आपने इसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल माइनस कर देना, माइनस मतलब माइनस बिल्कुल भी नहीं देना आपने, बिल्कुल आप रिड्यूस कर दें। जाहिर है आप एकदम से नहीं ले सकते, ग्रेजुअली आप रिड्यूस करेंगे बच्चे का। अगर 10 घंटे है तो 9 घंटे पे लाएं, 8 घंटे पे लाएं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जाहिर है जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो पहले आप टाइमिंग स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे। देन आप क्या करेंगे, व्हाट वी डू, जनरली जो मेरी भी प्रैक्टिस है वो ये है कि हम 1 मंथ का बच्चे को एक्सपोजर देते हैं। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस बात करूं, जब बच्चा 2 से 2.5 साल से स्क्रीन टाइम के साथ रहा है तो उसका ह्यूमन इंटरेक्शन तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, शायद उसको एक्सपोजर ही नहीं दिया गया, उसका इंटरेक्शन ही नहीं था, ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्ड ही नहीं किया गया। तो व्हाट स्ट्रेटजी वी फॉलो इज कि हम 1 महीना बच्चे को थेरेपीज में लेके एक्सपोजर देते हैं इन डिफरेंट एरियाज। उसमें कॉग्निशन है, सोशलाइजेशन है, सेल्फ हेल्प है, मोटर एरिया है, लैंग्वेज है, सेंसरी कंसर्न जो हमें शायद फील हो रहे होते हैं, हर जगह हम एक्सपोजर दे रहे होते हैं, टेक्सचर्स हैं, उनके ओरल नीड्स हैं, हर चीज का हम एक्सपोजर देते हैं। एंड आफ्टर 1 मंथ वी सिट टुगेदर विद द पेरेंट्स अगेन एंड रीइवैल्यूएट के what are the differences that they are observing at home and what are the differences that we are observing at the therapy place, and then we figure it out कि okay ये autism spectrum disorder नहीं है, बल्कि ये सिर्फ virtual autism like features थे, बिकॉज इसका स्क्रीन टाइम इतना था, जैसे ही स्क्रीन माइनस किया और 1 महीना एक्सपोजर दिया, बच्चे में फौरन से ब्लॉसमिंग नजर आई, बच्चे ने फौरन चीजें पिक करना शुरू हो गई, ये तो इंटरेक्ट भी कर रहा है, ये तो गिगल भी कर रहा है, ये सोशलाइज भी कर रहा है, इसकी तो फौरन से स्पीच आना शुरू हो गई, रिक्वेस्टिंग शुरू हो गई, अपनी नीड्स बताना शुरू हो गया। तो दिस इज हाउ ऑटिज्म के साथ वर्चुअल ऑटिज्म डिफरेंट है। एएसडी में क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मैं 1 महीने का एक्सपोजर दूंगी और ऑटिज्म वाले फीचर्स जाते नहीं है कहीं पे। ऑटिज्म स्टेज, इसीलिए हम उसको कहते हैं इट्स अ स्पेक्ट्रम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर एक दफा बच्चा डायग्नोज हो जाता है तो बच्चा स्पेक्ट्रम में ही मूव करता रहता है, क्योंकि कभी रिग्रेस कर जाता है, फिर प्रोग्रेस हो रही होती है, फिर रिग्रेशन आता है, क्योंकि ट्रांजिशंस आर डिफिकल्ट फॉर द किड्स। तो यहाँ पे अगर हम उस बच्चे को 1 महीने का एक्सपोजर देंगे भी, तब भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, कुछ सेंसरी इश्यूज होंगे, कुछ रेपिटेटिव पैटर्न्स होंगे, कुछ सोशलाइजेशन कंसर्न्स होंगे, कुछ स्पीच इश्यूज होंगे, जो कहीं नहीं जाएंगे, दे विल रिमेन। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म में क्या है, फौरन से वो बच्चा ब्लॉसम करेगा और वो माइलस्टोन जो वो अचीव नहीं कर रहा था, 1 महीने में बहुत ड्रास्टिक आपको चेंजेस नजर आएंगे। सो आई फील आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। पेरेंट्स के हवाले से मैं आयशा रूज की तरफ जाना चाहूँगा और मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अक्सर यही कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा वाला वर्चुअल ऑटिज्म है और कौन सा वाला दूसरा ऑटिज्म है। तो हम ऑटिज्म के एक सेट के अंदर रहते हुए वर्चुअल ऑटिज्म को एज अ यूनिक सबसेट कह रहे होते हैं या इम्प्रेशन ये दे रहे होते हैं। तो क्या ऐसे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम वर्चुअल ऑटिज्म को विद इन दैट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक यूनिक सबसेट सा बना देते हैं, वो क्या है? देखिए मिस असमा ने बहुत खूबसूरती से इसको बयान किया है कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है और ऑटिज्म से किस तरह से कोरिलेट कर रहा है। बेसिकली जब आप ऑटिज्म को देखते हैं तो हम वर्चुअल ऑटिज्म ही क्यों कह रहे हैं, हम वर्चुअल एडीएचडी या वर्चुअल और डिसऑर्डर का नाम क्यों नहीं ले रहे। वी हैव टू फोकस ऑन द टर्म ऑटिज्म। ऑटिज्म, ऑटोज, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, अपने अंदर मगन, दुनिया से डिटैच्ड। तो जब ऑटिज्म की आप बात करते हैं जो कि क्लासिकल ऑटिज्म है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि ऑटोज, बच्चा अपने आप में मगन है, ही इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड अराउंड, और वो अपनी ही दुनिया में मगन है। सिमिलरली जब आप वर्चुअल ऑटिज्म की बात करते हैं तो जो स्क्रीन है, इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। स्क्रीन एक और दुनिया है,
और जब बच्चा उस दुनिया में गुम हो गया, एक बच्चा ऑटिज्म क्लासिकल के साथ है जो अपनी ही दिमाग में गुम है, अपनी दुनिया में जो कि उसके अंदर है उसमें गुम है। और जब हम स्क्रीन सामने दे रहे हैं तो जो दूसरा बच्चा जो न्यूरोटिपिकल है लेकिन उसकी ऑटिज्म जैसी सिम्टम्स आ रही हैं, तो वो अपने अंदर की दुनिया की बजाय स्क्रीन की दुनिया में गुम हो गया है। ठीक है, अब जब ये दोनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं तो इनके बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो वहां बिजी रहने से सिमिलर सिम्टम्स आ रही हैं। जब मैं अपनी दुनिया में मगन रहूंगी तो मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर नहीं रहूंगी, मैं सोशलाइज करना पसंद नहीं करूंगी। मैं जब सोशलाइज नहीं करूंगी, मैं बातचीत नहीं करूंगी, तो मेरी स्पीच इफेक्ट होगी। ठीक है, जब मैंने एक्सप्लोर नहीं करना है अपने इर्द गिर्द की दुनिया को थ्रू टच, थ्रू माई सेंसेस, तो डेफिनेटली मेरी सेंसरी डिफिकल्टीज भी आएंगी। और यही तीनों जो हैं वो हमारे, आप कह लीजिए कि ट्रेडमार्क है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, कि यहाँ 3 एरियाज में डिफिकल्टी है या डेफिसिट है। सिमिलरली जब स्क्रीन की इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो डेफिनेटली आप अपने आउटर वर्ल्ड से जब डिस्कनेक्ट हो गए, इन तीनों एरियाज में आपका जो है वो डेफिसिट आ रहा है। ये आपकी जो बेसिक जो है गाइडलाइन है, या बेसिक आप कह लीजिए ये चीजें हैं जो इसको सिमिलर करती हैं। और इन्हीं की कीन ऑब्जर्वेशन से, इन्हीं को कीनली जो है वो आप देखने से इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं फातिमा की तरफ जाना चाहूँगा, फातिमा बतूल की तरफ। कराची चलते हैं दोबारा। और ये मैं पूछना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम की ही बात हो रही है, तो क्या कुछ और फैक्टर्स भी हैं या इट्स ओनली रिलेटेड टू स्क्रीन टाइम के एक्सपोजर से ही वर्चुअल ऑटिज्म को हम लिंक करें? और दूसरा ये कि क्या कोई ऐसी भी स्टडी है या रिसर्च है जिसमें कोई टाइम ड्यूरेशन का कुछ डिस्कस किया हो कि कितना एक्सपोजर जो है वो वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ लेके जा रहा है, जा सकता है? ऐसा कोई रिसर्च, ऐसा कोई चीज़ है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कामन साहब, आपने इनवाइट किया और आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू हियर। अस्सलाम वालेकुम ऑल। और मैं इत्तेफाक करती हूँ मिस अस्मा और मिस आयशा की बात से किसी हद तक, लेकिन एक पॉइंट जो मुझे यहाँ पे ऐड करना है वो ये है कि आपका पहला वाला सवाल ये था कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वर्चुअल ऑटिज्म एंड ऑटिज्म के अंदर। सो वर्चुअल ऑटिज्म जैसे कि हम कह रहे हैं कंडीशन है और ऑटिज्म हमारे पास एक डिसऑर्डर है, तो वाजिब डिफरेंस हमें यहाँ पे हमारी टर्म्स में हम प्रोफेशनल्स के लिए नजर आते हैं। पेरेंट्स के लिए समझने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग फॉलो करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन को। जब हम चेक करते हैं कि जो बच्चा स्पेक्ट्रम पे हमें नजर आ रहा होगा ना, वो 3 महीने में आप जब उसको 3 मंथ्स का होगा, व्हेन यू कॉल हिम बाय हिज नेम, मे बी ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, ही इज नॉट गिविंग यू आई कॉन्टेक्ट, तो ये सारी चीजें वहां से नजर आना शुरू हो जाएंगी। बट वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर क्या हम देखते हैं कि 18 महीने के बाद, 20 महीने के बाद बच्चा क्या करता है कि बेसिकली स्क्रीन का इतना इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से वो तमाम चीजों से कट ऑफ कर लेता है खुद को, और उसके सिम्टम्स हमें नजर आने लगते हैं ऑटिज्म के सिम्टम्स की तरह के। मगर अगर हम लोग एक डिफरेंशिएट करने वाली चीज के ऊपर जाएं, तो जो ऑटिस्टिक बच्चा होगा, अगर आप उसके पेरेंट्स से कभी हिस्ट्री, जैसे हम लेते हैं ओटी के अंदर, हम क्योंकि हमें सेंस इंटीग्रेशन इवेलुएट करना होता है, हमें मोटर डेवलपमेंट इवेलुएट करना पड़ता है, कॉग्निटिव फैक्टर्स इवेलुएट करने पड़ते हैं, तो जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की या उनकी डेवलपमेंटल डिलेज के बारे में, तो हम तमाम एरियाज को जब इवेलुएट कर रहे थे, तो वहां पे जब हम पूछते हैं कि अच्छा ये बताइएगा कि 6 महीने में की उम्र में अगर आपको याद हो कि आपका बच्चा जो है आपको जब आप उसे बुलाते थे रिस्पॉन्ड करता था, तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं हाँ करता था, कुछ कहते हैं नहीं नहीं वो तो कभी देखा ही नहीं उसने हमें। तो ये वो की पॉइंट्स होते हैं। जैसे अब हमारे पास 8 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, नहीं तो 10 और 11 महीने का वो बच्चा जो मामा बाबा वन वर्ड बोलने लग जाता है, नहीं भी बोलता तो उसे पता होता है द पर्सन इज गोइंग अराउंड मी, ये जो मेरे साथ बैठी हुई है, शी इज माई मदर। ये 3 और 6 महीने के बच्चे को भी पता होता है। मगर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो ये समझ जरूर रहे होते हैं मदर है, मगर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते अपने ही रिश्तों को, करीबी रिश्तों को। तो ये वो जो बेसिक बेसलाइन डिफरेंसेस हैं जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा हमें ये नजर आ रहा है, राइट। तो ये एक इसमें ये पॉइंट ऐड करना था। दूसरा मुझे यहाँ पे ये ऐड करना है कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्क्रीन टाइम के बारे में, तो सच तो भाई मैं स्क्रीन टाइम की बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि भाई हमें एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम भी दें, क्योंकि ये उनकी भी इंटरटेनमेंट है। तो उसको अगर हम कोई कंट्रोल करके या मॉडरेट उसमें दे सके तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो हम पेरेंट्स के ऊपर हो सकता है कि हम हाफ एन आवर उन्हें दे दें, 1 आवर दे दें, तो उसको भी स्प्लिट कर लें रूटीन के अकॉर्डिंगली और उसको दे दें। लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई स्टडी नहीं पढ़ी, शायद मेरे कलीग्स ने पढ़ी हो, अब तक मैंने मेरी नजर से कोई ऐसी स्टडी नहीं गुजरी कि हमने जिसमें जहां ये कहा हो कि एटलीस्ट 8 घंटे की स्क्रीन टाइम से ऑटिज्म हो रहा है, या 9 घंटे की, या 5 घंटे की, या 4 घंटे की।
लेकिन मैंने जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं उसमें मैंने ये जरूर पढ़ा है कि जितनी भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या मुराद है, आपका नॉर्मल से ऊपर हो जाना और उसका कंटिन्यू पैटर्न के अंदर मिलते रहना, बम्बार्टमेंट वही रहना, और ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो जाना, पेरेंट का इंटरेक्ट ना करना। तो ये वाले सारे अवामिल भी होते हैं जो स्क्रीन टाइम को और ज्यादा बच्चे के लिए खतरनाक साबित करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने इस तरह नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मेरे नॉलेज में यहाँ तक यही नॉलेज है। मे बी अगर कोई स्टडी किसी और ने पढ़ी हो तो प्लीज काइंडली शेयर विद अस, सो दैट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। सर मैं यहाँ पे एक जी चीज जी, श्योर ऐड श्योर। एड ऑन करना चाहती हूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन तीनों ने प्रोवाइड की वो बहुत ही ऑथेंटिक थी। जैसे आपको पता है कि कोई भी न्यू टर्म आती है, अभी तक हमारे डीएसएम में इसको नहीं पुट किया गया, इसी वजह से कि न्यू रिसर्चेस भी हो रही हैं और न्यू हाइपोथेसिस भी बनते हैं। तो एक हाइपोथेसिस मैं ये शेयर करना चाहूंगी और बहुत पेरेंट्स के लिए भी इजी हो जाएगा इस चीज को समझना, कि जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो हैं तो ऑटिज्म की सिम्टम्स, लेकिन वो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, डिजिटल ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ रिलेटेड। हम्म। ठीक है, सारे सिम्टम्स जो ऑटिज्म के हैं वो बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में ही आपको ज्यादा नजर आएंगे। जो क्लासिकल ऑटिज्म जिसको कहा जाता है, जो हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो रियल वर्ल्ड के साथ ज्यादा रिलेटेड है। ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई सेंसरी इशू है अगर बच्चे को, तो हमारी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होगा, उसको रियल वर्ल्ड फूड से, अपने कपड़ों से, इन टेक्सचर्स से उसको इशू हो सकता है, टेक्टाइल सेंसरी। लेकिन अगर आप कंपेयर करें वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे को, तो उनकी जो सेंसरी नीड्स होती हैं वो भी फोन से ही रिलेटेड होती हैं। वो अपने किसी यूट्यूब चैनल की या वीडियो की जो वॉइस है उसको स्लो डाउन करके और बिल्कुल ऐसे करके, तो वो उनको सूद करता है, उनके सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। तो इन शॉर्ट ये कि जितने भी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑटिज्म के, वो सारे वर्चुअल में जो है वो डिजिटल से कनेक्टेड होंगे, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होंगे ही नहीं इतने ज्यादा। और जो दूसरा है हमारा नॉर्मल जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो टोटली रियल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट होता है। हम अगर केस हिस्ट्रीज लेते हैं तो पेरेंट्स यही चीज रिपोर्ट करते हैं कि नहीं मैम, बच्चे ने बिल्कुल भी स्क्रीन देखी ही नहीं है। 18 मंथ्स का बच्चा है लेकिन इसके पास कुछ वर्ड्स थे ही नहीं स्टार्ट से, और नो स्क्रीन टाइम था, तो फिर भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं सारे। और तो वो हो सकता है कि वो एएसडी के साथ हो, सिंपल वर्चुअल के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये भी एक हाइपोथेसिस है। ओके ओके। फैसल साहब की तरफ मैं थोड़ा सा जाना ऐडअप चाहूँगा। करना चाहूँगा। ये अभी रिसर्च का जो चल रहा है इसके अंदर थोड़ा ऐडअप करना चाहूँगा। मैंने जो है ना वो एक रोमानिया की यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से एक रिसर्च पढ़ी थी जो आई थिंक क्रिस्टीनिया बेलन ने कंडक्ट की है। तो वो कहती हैं कि वो बच्चे जो हमने जब वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की तो हमें लगा कि वो बच्चे जो 3 आवर्स से ज्यादा जिनका एक्सपोजर होता है, वर्चुअल एक्सपोजर या स्क्रीन टाइम 3 आवर्स से ज्यादा होता है, उनके अंदर ये सिम्टम जो है लैंग्वेज डिले, शॉर्ट अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी की पाई गई हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो सिर्फ दो ही सेंसेस को यूज कर रहे होते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, वेस्टिब्यूलर, कैनेस्थेटिक, और बाकी सेंसेस को यूज नहीं कर रहे होते। तो उसकी वजह से वो जो उनकी को रिलेशन की कैपेसिटी है एनवायरनमेंट के साथ वो कम हो गई है। तो ऐसे बच्चे जो 3 आवर्स से ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं उनके अंदर चांस होता है कि वो विजुअल ऑटिज्म की सिम्टम डेवलप होने की। मैं भी स्क्रीन टाइम को एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली हमारे पास जो स्क्रीन टाइम होता है, क्योंकि काफी पेरेंट्स जो है वो स्क्रीन टाइम को लेके ही क्लियर नहीं होते ना। तो स्क्रीन टाइम बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है पैसिव स्क्रीन टाइम और एक होता है इंटरेक्टिव स्क्रीन टाइम। तो जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं अच्छा बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, स्क्रीन टाइम उसको कोई भी नहीं है, लेकिन वो ना बस टीवी देखता है। तो बेसिकली टीवी भी तो एक स्क्रीन ही है ना। तो इसके अंदर पहले तो मैं यही एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन सी चीजें आती है। नंबर वन, इसमें टीवी आता है, आपका टैबलेट या आईपैड वगैरह जो भी आप बच्चे को देते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन या कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप, ये सारी चीजें जो हैं वो स्क्रीन टाइम में आती हैं, ठीक है। और उसमें जो है पैसिव स्क्रीन टाइम क्या होता है कि इसमें बच्चा जस्ट स्क्रीन को देख रहा होता है और उसमें एक्टिव या इंटरेक्टिव रोल जो है कोई एज सच नहीं होता, ठीक है।
जैसे बच्चा कोई कार्टून्स देख रहा होता है या कोई वीडियोस देख रहा होता है। आजकल तो ये जो शॉर्ट रील्स है वो बहुत ज्यादा आई है, जिसकी वजह से बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो भी बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और ये जो टाइप है स्क्रीन टाइम की, ये लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। और जो सेकेंडली जो है वो इंटरेक्टिव स्क्रीन टाइम, वो ये होता है कि इसमें जो बच्चा है वो स्क्रीन के साथ एंगेज होता है। जैसे कि कोई एजुकेशनल गेम्स हो जाती हैं या कोई भी इंटरेक्टिव लर्निंग एप्स होती हैं, वो भी हम बच्चे को यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है थोड़ा ये पैसिव स्क्रीन इंटरेक्टिव स्क्रीन टाइम जो है ना, वो पैसिव स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है। लेकिन एक्सेसिव इंटरेक्शन जिस तरह की भी स्क्रीन का हम बच्चे को देते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल ही होता है, बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे को जो रियल लाइफ इंटरेक्शन है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। और एक बल्कि रिसर्च भी मैंने पढ़ी थी स्क्रीन टाइम के हवाले से, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में जो है रिकमेंडेड जो टाइम था वो ये था कि 18 मंथ से कम बच्चों के लिए जो है स्क्रीन टाइम आपको बिल्कुल अवॉइड करना होता है। अगर बहुत कोई मजबूरी हो तो आप वीडियो कॉल्स वगैरह पे दिखा सकते हैं। उसके अलावा 18 टू 24 मंथ्स के अंदर अगर स्क्रीन टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है तो हाई क्वालिटी कंटेंट या फिर पेरेंट्स के साथ मिल के बच्चा देख सकता है, ठीक है। कि अगर बच्चा कोई वीडियो देख रहा है तो पेरेंट उसको बताए, अच्छा ये देखो, वाह ये तो एक एप्पल है, एप्पल का कलर क्या है। मतलब पेरेंट्स साथ साथ उसके इंटरेक्ट कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट वे टू यूज द स्क्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 to 5 ईयर्स के अंदर जो है 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना हो। और फिर जो है ये भी हाई क्वालिटी और इंटरेक्टिव कंटेंट हो, ठीक है। कोई ऐसा ना हो, जैसे अक्सर बच्चे बहुत अजीबोगरीब किस्म की वो गेमिंग वीडियोस देख रहे होते हैं, वो भी बहुत हार्मफुल होती हैं। और पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फादर नहीं मदर नहीं दे सकती तो फादर साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, इससे भी जो है हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और 5 ईयर्स के बाद जो है स्क्रीन टाइम को दिन के 2 घंटों तक लिमिट किया जा सकता है। और ये भी इंश्योर करना है कि फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज भी इसका पार्ट हो, क्योंकि अगर हम उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे तो वही एक बात है कि वो वर्चुअल ऑटिज्म वाली साइड पे चले जाएंगे। और दूसरा ये कि जब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है तो उससे बच्चे की कॉग्निशन भी अफेक्ट होती है, सोशल और लैंग्वेज माइलस्टोन्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और फिर जब वो नहीं इंटरेक्ट कर रहा होता अपने रियल वर्ल्ड से और स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो एज जैसे वर्चुअल ऑटिज्म है उस कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। राइट राइट, राइट। थैंक यू। अच्छा, दोबारा मैं फैसल साहब से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी जिक्र हुआ कि पैसिव इंटरेक्शन और जो दूसरा आपने क्या बोला था, पैसिव और दूसरा इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव। मीडिया। तो ऐसी भी कोई स्टडी है कि हम कह रहे हैं कि पैसिव है और दूसरा इंटरेक्टिव है, तो ऐसा भी कुछ है या आपका अपना क्या व्यू है कि कौन सा ज्यादा रिस्की है और किस वजह से, मतलब कि रिस्की, हम क्यों कह रहे हैं कि पैसिव जो है वो इतना इफेक्ट डाल सकता है और इंटरैक्टिव जो है वो ऐसा इफेक्ट डाल सकता है, इसकी क्या रीजन है? फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लें, फैसल माइक साहब म्यूटेड है। जी, थैंक यू हुमायूं साहब, ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड फ्यूचर व्यूअर। अच्छा, इस पे काफी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है ऑटिज्म के हवाले से। तो शुरू में कुछ ऐसी चीजें थी जो मजीद मुझे लगा कि उन कि फिर इसकी तरफ आते हैं हम पैसिव की तरफ। तो एक तो ये है कि इसमें हमें डिस्टिंक्शन करना जरूरी है कि विजुअल और इसमें जो है डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली इसको हम मेडिकल कंडीशन नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको हम मेडिकल कंडीशन कहते हैं। दूसरा, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साइन एंड सिम्टम है वो 6 महीने से शुरू हो जाते हैं, 6 मंथ के बच्चे में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो एटलीस्ट 2 ईयर के बाद या ऐसे लेटर जो है अमूमन वो साइन और सिम्टम बच्चे में आते हैं। दूसरा, ये डायरेक्टली इन्वायरमेंटल काज करता है, लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है उसकी अदर काजेज हैं, वैसे तो अननोन है, लेकिन अदर काजेज जैसे जेनेटिक काजेज हैं या एनवायरमेंटल काजेज हैं या मैटरनल एज है, तो वो काजेज है। लेकिन इसमें जस्ट सिर्फ जो है एनवायरमेंटल काज काज करती है वर्चुअल ऑटिज्म की बात अगर हम करते हैं। उसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं वर्चुअल ऑटिज्म वाले, इनके अंदर डिजायर नहीं होती कम्युनिकेट करने की, लेकिन जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके अंदर डिजायर होती है, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेट कर नहीं पाते। उसके अलावा एक जो और डिस्टिंक्शन है वो ये है
कि वो जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ, वो अमूमन नॉन लिविंग थिंग के साथ उनकी हेलुसिनेशन होती है या उनके साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये जो वर्चुअल ऑटिज्म के साथ होते हैं, ये डायरेक्टली स्क्रीन के साथ, एक्सपोजर के साथ, टीवी के साथ या डिजिटल मीडिया के साथ इनका ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन इन्हीं के साथ होता है। अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम ऑटिज्म लाइक सिम्टम ही इनके अंदर जो है वो डेवलप होती हैं। इसके अंदर सोशल विड्रॉल शुरू हो जाता है बच्चों के अंदर, और जो है कम्युनिकेशन इशू शुरू होते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, अटेंशन डेफिसिट, जब उन्हें अटेंशन नहीं देते बुला रहे होते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल डिले, लैंग्वेज डिले, स्पीच प्रॉब्लम, और बाज दफा इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर या हाइपर एक्टिविटी भी देखने में आती है कि जब बच्चों को स्क्रीन से दूर किया जाता है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये वो सिम्टम हैं जो तकरीबन ऑटिज्म में पाई जाती हैं, एक दो के जो इससे डेविएट कर रही होती हैं वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर। अगर हम पैसिव और एक्टिव, असल में ऑटिज्म मेन ये होता है कि हमारा जैसे ये बाजू है, इसको अगर हम वर्क नहीं देंगे तो कितनी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, उसके बाद क्या होगा, इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी एरियाज हैं, वो लैंग्वेज के हों, वो लैंग्वेज के हों, मोटर एरियाज हैं, विजुअल एरियाज हैं, ऑडिटरी एरियाज हैं, वो अगर एक लॉन्ग टाइम जो है वो वर्किंग नहीं करते तो वो जो सेल होते हैं वो हाइपो एक्टिव हो जाते हैं। तो मेन मसला यही होता है वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर के जो क्या कहते हैं, इसकी ब्रेन की एक्टिविटीज होती हैं वो हाइपो एक्टिव हो जाती हैं। और उसकी वजह ये होता है कि वो, ये ज्यादातर जो मामला देखने में आया था वो कोविड के दरमियान आया, क्योंकि उस दौरान फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं। तो अब हम आते हैं एक्टिव और पैसिव की तरफ, जो असल में जो क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर फिजिकल एक्टिविटीज या कोई चीज वर्क नहीं कर रही होती तो फिर क्या होता है, वो हाइपो एक्टिव हो जाती है। अगर पैसिव इंटरेक्शन रहता है, मतलब बाकी दुनिया के साथ भी उनका इंटरेक्शन रहता है, बच्चे स्कूल गोइंग हैं, फिजिकल एक्टिविटी में जा रहे हैं, बच्चों के साथ प्ले भी कर रहे हैं और कंटेंट भी देख रहे हैं और साथ में स्क्रीन भी देख रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे रूटीन में भी बच्चे 2-3 घंटे, जैसा कि रिसर्च में भी बताया कि 3 घंटे से ज्यादा सिम्टम डेवलप होती हैं, लेकिन हमारे घर रूटीन में बच्चे 2-3 घंटे अमूमन स्क्रीन के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन उनमें सिम्टम डेवलप नहीं होती। उसकी वजह यही होती है कि उनका जो होता है वो क्या कहते हैं, पैसिव इंटरेक्शन होता है, एक्टिव इंटरेक्शन नहीं होता है। पैसिव इंटरेक्शन इस तरह होता है क्योंकि वो बाकी जो है चीजें उनको भी साथ लेके चल रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब अगर ऐसा एक्टिव इंटरेक्शन में ज्यादा चांस होता है कि विजुअल जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो डेवलप होता है, उसमें फिर क्या होता है, पेरेंट्स के लिए यही गाइडलाइन होती हैं कि आपने बच्चे को जो है एक तो स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। स्क्रीन टाइम की हम बात करते हैं तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो बच्चा 18, जैसे मैम ने कहा 18 मंथ, एटलीस्ट 2 ईयर तक बिल्कुल स्क्रीन से बच्चे को दूर रखा जाता है। और फर्दर अगर समझते हैं पेरेंट्स के बच्चे को स्क्रीन जरूरी है तो उसके लिए जो टाइम लिमिट मुकर्रर की गई है वो 40 मिनट्स पर डे है। 40 मिनट पर डे से आपने इंक्रीज नहीं करनी। अगर आप उसे इंक्रीज करेंगे तो फिर ज्यादा चांस होते हैं वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप होने के। राइट तो राइट पैसे की बात कर रहे थे, फिर क्या होता है, अगर मतलब अगर बच्चा बाकी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है तो फिर वो रिड्यूस हो जाती हैं, रिकवरी की तरफ चला जाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का स्क्रीन टाइम सबसे पहले कम करें, फिर जो उसका कंटेंट है उसको बदलें, एजुकेशनल कंटेंट में उसको ले आए। अगर स्क्रीन टाइम उतना ही रखना चाहता है तो एजुकेशन को साथ में इनकॉर्पोरेट करें। कोई एथिकल कंटेंट है तो उसको अंदर जो है उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करें, या फिर पेरेंट्स जो है स्पेसिफिक टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, फिजिकल एक्टिविटी में उनके साथ प्ले करें, गेम करें। तो फिर जो है हमें नजर आने लग जाता है कि जो वर्चुअल ऑटिज्म की सिम्टम है वो डिक्रीज होने लग जाती हैं। लेकिन इसके लिए वही एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जितना आप जो एनवायरनमेंट के साथ टच रहेगा बच्चा, उसका जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है तो वो उसको कम कर देता है वर्चुअल ऑटिज्म की सिम्टम को। राइट राइट। अच्छा, मैं अभी डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस की तरफ आना चाहूँगा। सुमैया, मुझे ये बताइए कि जब हम वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिकल ऑटिज्म फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं उसको कह देता हूँ, तो जब आप लोग इसको डायग्नोस कर रहे होते हैं उसमें भी क्या मुश्किलात आती हैं आपको, कि कैसे आप लोग वर्चुअल ऑटिज्म को अलग करते हैं उस ऑटिज्म में से खींच के, कैसे करते हैं? आपकी आवाज़ म्यूट है सुमैया।
जी सर, इसमें भी चैलेंजेस हमें होते हैं डायग्नोज करने में, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है। इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन डिफरेंसेस हैं, ऑनलाइन कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, या जो कोपिंग मैकेनिज्म्स में बच्चों को डिफिकल्टी होती है रियल वर्ल्ड में, या फिर मास्क जो करते हैं बच्चे अपने रियल जो हैं अपने बिहेवियर्स को ऑनलाइन या डिजिटल उससे। तो हम इसको डिफरेंशिएट इस तरह से करते हैं कि वही जब मैंने स्टार्ट में भी ये बात की कि आपको जब पेरेंट्स केस हिस्ट्री दे रहे होंगे या फर्स्ट इंटरव्यूज जो हमारे होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो वो खुद हर एक आपके क्वेश्चन में वो आपको यही बता रहे होते हैं कि जी एक्सेसिव फोन था, हम कहीं और इंडल्ज हो गए, और बच्चे के पास सिर्फ फोन था और बच्चा था, या सिर्फ टीवी था और बच्चा था। हमारे पेपर से हम जो भी वो इशू अपना बता रहे होंगे, वो ये कहेंगे कि भाई बच्चा फोन या डिजिटल या उसके साथ वर्चुअल वर्ल्ड में बच्चा था और बस वो स्क्रीन थी। तो उस तरह से एक तो हमें पता चल जाता है। दूसरा ये कि बच्चों की जो स्पीच होती है वो फंक्शनल, अगर 2 से 3 वर्ड्स भी हों और फंक्शनल हों, तो इट मीन्स कि वो क्लासिकल ऑटिज्म की तरफ जा रही होती है चीज। लेकिन कुछ बच्चे मास्क करते हैं अपने सिम्टम्स को, रियल सिम्टम्स को अपने अडेप्ट कर लेते हैं ऑनलाइन बिहेवियर से, जैसे कि बच्चे पोएम्स वगैरह लर्न कर लेते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा बच्चा तो मैम बिल्कुल म्यूट नहीं है, पोएम्स पढ़ता है, आप देखें इसको सुनिए। तो लेकिन हम जो घर में उर्दू बोलते हैं वो ये नहीं बोलता, ये इंग्लिश या चाइनीज बोल रहा है, उसमें इसने पोएम्स लर्न की हुई है। तो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये चीजें वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ जा रही हैं। और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म में, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि अगर फोन बच्चे को दे दिया गया है, जैसे कि सबने डिस्कस किया कि टाइमिंग उसके लिए ज्यादा होना जरूरी है और कम एज में फोन देना जरूरी है। फैमिली फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि फैमिली में अगर मदर और मतलब पेरेंट और चाइल्ड इंटरेक्शन कम रहा है और ऑटिज्म की सिम्टम्स हैं, तो हम फील करते हैं कि ये वर्चुअल की तरफ ज्यादा जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं केस हिस्ट्रीज जिनमें पेरेंट्स ये चीज रिपोर्ट करते हैं कि मैम ये बच्चा जो है ना, रात को जैसे मदर फिगर चाहिए होता है ना बच्चे को, कि मदर हो बस पास, बेशक वो बात नहीं कर रही, बस वहां पे होना उसका जरूरी है। तो मेरा जो बेटा है ना, वो फोन अपने पास रखता जरूर है, वो कुछ भी नहीं करता, यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो उसको एक इंटरेक्ट जैसे वो करता है ना उसके साथ, तो उसको वो एक अच्छा सा फील देता है, सूद करता है, तो वो उसको रखता जरूर है अपने पास। और फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें होते हैं। जो बच्चे किसी सोशल एंजाइटी से पहले से सफर कर रहे हों, या थोड़े से ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं किसी भी वजह से, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या उनमें सेल्फ स्टीम कम होता है, वो बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं और वर्चुअल ऑटिज्म उनको होने के, एज कंपेयर टू अदर। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम हमारे नॉर्मल बच्चे हैं तो हम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हैं और वो लर्न कर रहे हैं, लैंग्वेज डेवलप हो रही है उनकी, वहां से बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है, तो क्या हम भी बंद कर दें? तो ये तमाम तर 5-6 जो फैक्टर्स हैं, इन सब का भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाई करते हैं, इन सब का होना भी जरूरी है वर्चुअल ऑटिज्म होने के लिए। राइट राइट। तो इस तरह से इजीली हो जाता है अब तो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, जो इंक्रीज भी हो रहा है ना, हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है ऑटिज्म। क्यों इतनी ज्यादा हो रहा है? वो जो ऑटिज्म है वो ज्यादातर वर्चुअल से ही रिलेटेड है। हमारी 10 में से 8 to 9 केस हिस्ट्रीज इसी चीज से रिलेटेड होती हैं कि मैम दिया है 11 to 13 आवर्स का दिया है टाइम हमने। तो इस तरह से इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है। राइट राइट। ऐड अच्छा, करना चाहूंगी सर मैं। जी जी जी। वो ये कि जो चीज मुझे प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा सा फील किया वो ये कि जब हम क्लासिकल और वर्चुअल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक चीज जो हमें हेल्प कर सकती है प्रोफेशनल्स को, और वो हमारी हिस्ट्री डेफिनेटली और बाकी सब लोगों के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स और बहुत सी न्यू लर्निंग्स मेरी भी बनी इसमें। जो चीज एक मजीद हेल्प कर सकती है वो ये है कि आप बच्चे का बिहेवियर एनालिसिस फॉर सपोज आप कर रहे हैं, उसके बिहेवियर्स को देख रहे हैं जब, तो जो वर्चुअल ऑटिज्म के साथ बच्चा आ रहा है उसकी जो टेंट्रम्स हैं या उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा होगा स्क्रीन से। फॉर सपोज टेंट्रम तब तब आता है जब स्क्रीन नहीं मिलती।
इंस्टेड टेंट्रम तब नहीं आ रहा जब ग्राइंडर चल रहा है और मैं शाउट कर रहा हूँ या मैं रो रहा हूँ, या मुझे जो है वो कोई सेंसरी इनपुट के लिए मैं टेंट्रम थ्रो कर रहा हूँ। क्लासिकल में हमें ये वाले बिहेवियर्स के पीछे जो है वो फंक्शंस में होते हैं। और एक और चीज, जब हम क्लासिकल ऑटिज्म की बात करते हैं तो हमें कोमॉर्बिड कंडीशंस को देखना बहुत जरूरी है। कोमॉर्बिड साइकोलॉजिकल कंडीशंस और कोमॉर्बिड जो है वो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जब फिजियोलॉजिकल की हम बात करते हैं तो 35% एपिलेप्सी हमें पता है कि ऑटिज्म के साथ कोमॉर्बिड करती है। इसके अलावा जीआई इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन है, इम्यून डिसफंक्शन की इश्यूज बहुत कॉमन है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छा एक जो है वो डिफरेंट, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के जो है वो बाकी मेडिकल कंडीशंस मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि आइदर ये फिर क्लासिकल ही है या ये वर्चुअल है। तो ये दो चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं इसको रूल आउट कर। Can I add a little bit? जी जी जी, थोड़ा तो सा आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अच्छा, आई कम्प्लीटली एंडोर्स, बड़ा अच्छा पॉइंट इस बच्ची ने बताया ईशा ने, कि बिहेवियरल कंसर्न्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया कि कान कवर कर रहे होते हैं, तो दिस इज कॉमन इन क्लासिकल ऑटिज्म। बहुत अच्छी तरह उन्होंने गाइड किया। यहाँ पे आई थिंक मिस फातिमा, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं कराची से हैं, तो वो बिल्कुल एंडोर्स करेंगे जो अभी मैं बात करने वाली हूँ, कि जब हम वर्चुअल ऑटिज्म की बात करते हैं देयर इज वन मोर डिफरेंस। उसमें ये कि सेंसरी इश्यूज मार्क नजर नहीं आते आपको वर्चुअल ऑटिज्म में। जब आप क्लासिकल ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो आपको मार्क नजर आएंगे सेंसरी इश्यूज, के मदर या फादर आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे कि इसको सर्टेन टेक्सचर्स नहीं पसंद, या हर किसी को जाके हक कर लेता है, या कान कवर करता है, या हेयर कटिंग में इशू आता है, नेल कटिंग में इशू आता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो सेंसरी इश्यूज आर common and is a criteria for autism spectrum disorder. But as compared to virtual autism, there are no sensory issues in virtual autism. अभी recently भी आई एम सीइंग अ केस, एंड हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि कहीं इस बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म तो नहीं है। सो इट वाज प्रूव्ड, लाइक जस्ट द वे आई सेड अर्लियर, कि हमने 1 महीने का उस बच्चे को एक्सपोजर दिया एंड ही इज आउट ऑफ हिज शेल। इट्स मोर ऑफ कि बच्चा शेल में बंद होता है क्योंकि इसका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, एंड दैट इज वन रीजन कि वंस द एक्सपोजर इज देयर बच्चा खिल के बाहर निकल आता है। एक चीज और ड्यूरिंग द डिस्कशन एक और बात हुई थी, तो आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग, कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे उसमें एक बहुत अहम चीज जो हमारे कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहमियत रखती है, वो ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। तो जहाँ ज्वाइंट फैमिली के कुछ फवायद हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं, इसी तरह कुछ नुकसान और फवायद हमारे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के भी होते हैं। तो सबसे अहम फायदा जो होता है ना ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। तो जो फैमिलीज जिनके बच्चे, खास तौर पे वो पेरेंट्स जो अब्रॉड रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, या अपनी फैमिली के करीब नहीं है, या न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, उन बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं। रीजन बीइंग कि उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इज मिनिमल। वो बच्चा, अगर मदर रिजर्व नेचर की है, ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, इंटरेक्टिव नहीं है, और फादर सुबह उठ के अपनी जॉब पे चले जाते हैं, so the child is constantly with screen. So excessive screen time is crucial part of virtual autism. That is one reason, जैसे शुरू में भी मिस आयशा ने मेंशन किया था कि virtual autism का major part is excessive screen time. वो होगा तभी हम virtual autism कह सकते हैं। अगर excessive screen time का symptom या red flag नहीं है, तो yes, we need to look for either high functioning autism or autism spectrum disorder. राइट, मुझे भी थैंक यू। बात जी ऐड जी, करनी है। और श्योर। जैसे कि मैं कि सेंसिटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी मैं देख पाऊंगी अब वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर हमें 2 सेंसेस नजर आ रहे होते हैं, एक विजुअल और एक ऑडिटरी। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि आया ये सेंसरी इश्यूज तो नहीं है एंड ऑल दैट। तो उसी के चक्कर में मैं बिहेवियर थेरेपिस्ट बनी थी, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर मेल्टडाउन एंड द सेंसरी मेल्टडाउन। और जब मैं उस चीज को फाइंड आउट कर पाई, और जब मैंने बिहेवियर थेरेपी प्रैक्टिस की, तो आई कम टू द पॉइंट कि देखें, जब भी दिस इज बिहेवियर, दिस इज प्योरली बिहेवियर। अगर वो आप स्क्रीन रिमूव करते हैं, यू यू जस्ट रिमूव समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में एंटीसीडेंट इज रिमूविंग दैट थिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड फिर वो आपको बिहेवियर मिला, राइट? देयर इज क्राइंग, थ्रोइंग, एनीथिंग, एंड कॉन्सिक्वेंसेस कि आपको वो रिएक्शन मिल गया, राइट? तो ये है बिहेवियर मेल्टडाउन, और ये आया है वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर। इट्स नॉट रिलेटेड टू सेंसरी, हम इसको सेंसिटिव होते हैं। तो देयर इज अ बारीक सा डिफरेंस है जिसको हम समझें। तो जब अगर आप देखें कोई भी मेल्टडाउन आ रहा है, उससे पहले अगर कोई हमें दिखता है कि स्पेसिफिकली हमने कोई चीज रिमूव की थी, या कोई चीज हमने नो की थी, या हमने कोई चीज निकाली है, या उसको कुछ चाहिए था और हमने नहीं दिया, बिहेवियर थिंग्स नहीं है वहां पर, तो इट कुड बी सेंसिटिव। बट अगर हमें पता है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अच्छा, ये कुछ भी होने से पहले, मारने से पहले, फेंकने से पहले, तोड़ने से पहले,
क्या हुआ था, अगर हम एबल हैं आइडेंटिफाई करने के, विच इज क्लियरली बिहेवियर। तो वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर हमें कंफ्यूजन ये होती है, प्रोफेशनल्स को भी, कि हम कभी कभी सही डायग्नोज नहीं कर पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेते हुए। तो बस इतना सा आपने ख्याल रखना है कि अगर आप देखें कि कोई चीज आपने हुई और आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं विच इज बिहेवियर, बट आप देखेंगे एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड ऑल सडन इट इज स्टार्टेड आउट ऑफ ब्लू, यू कैन नॉट फाइंड एनी सिंगल रीजन, तो इट कुड बी सेंसरी। तो बस ये बारीक से डिफरेंस है वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिकल ऑटिज्म के अंदर, जिसको हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ख्याल रखने की जरूरत होती है। और हम जब इवेल्यूएशन भी कर रहे होते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन की, तब हम इन चीजों का लाजमी ख्याल करते हैं ताकि हम सही आइडेंटिफाई करके सही इंटरवेंशन अप्रोच बना सकें और उसके साथ काम कर सकें। शुक्रिया। राइट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और आगे स्पीच के हवाले से भी करूंगी कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं जो विजुअल ऑटिज्म है उसके अंदर ना, लेकिन इम्प्रूवमेंट होती है अगर आप स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर देते हो। और जब दूसरा क्लासिकल ऑटिज्म देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि कंसिस्टेंट डिलेज होते हैं और वो परसिस्टेंट होते हैं। टिपिकली जब स्क्रीन टाइम जो है वो रिडक्शन हम कर भी दें तो भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। और सोशल इंटरेक्शन और आई कांटेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि अगर हम बच्चे को स्क्रीन से दूर भी कर देते हैं तो आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है, लेकिन एज कंपेयर टू द क्लासिकल तो उसमें क्या होता है कि वो जो है हम लिमिट जितना मर्जी कर लें हमें इम्प्रूवमेंट उतनी जल्दी फील नहीं होती। ठीक है। और अगर 4 to 6 वीक्स का भी बच्चे को देते हैं, 4 to 6 वीक हम स्क्रीन ट्रायल जब कर रहे होते हैं तो हम 4 to 6 वीक में स्क्रीन रिडक्शन कर लेते हैं और नेचुरल प्ले बेस्ड इंटरवेंशन जो भी हम उसके साथ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें नोटिसेबल इंप्रूवमेंट नजर आती है बच्चे में। और उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है, उसमें काफी सारे जो उसके इन्वायरमेंट में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो उनको पिक कर रहा होता है। लेकिन जब दूसरा हम देखते हैं क्लासिकल तो उसके अंदर जो है कोई एज सच हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फील नहीं होती और पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें कुछ भी जीरो इम्प्रूवमेंट फील हो रही है। और इसमें जो है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन विजुअल ऑटिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब विजुअल ऑटिज्म में पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं ना हम, तो उसमें जो है हमें ज्यादा नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट जो है वो देना पड़ता है और फिर बच्चे का जो बिहेवियर है ना वो आपको बड़ी जल्दी उसमें इम्प्रूवमेंट फील हो रही होती है। और एज कम्पेयर टू क्लासिकल उसमें हमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 4 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। और दूसरा जो मेल्टडाउन की इन्होंने बात की थी मैं उसको भी थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूंगी कि जब हम बच्चे के साथ कामिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना इसमें विजुअल ऑटिज्म में, तो उसमें क्या होता है जैसे कि हम स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर देते हैं या कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले देते हैं तो उससे बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज भी कंट्रोल में रहते हैं और बच्चा जो है फिर काफी जो है वो कूल डाउन हो जाता है, वो बहुत काम हो जाता है। और जब हम क्लासिकल ऑटिज्म को देखते हैं तो उसके अंदर जो है क्लासिकल टेक्निक्स जो है वो लिमिटेड हमें रिजल्ट देती हैं। और जो मेल्टडाउन की इंटेंसिटी होती है उसमें कि माइल्ड टू मॉडरेट तक होते हैं और जो बच्चे का रिस्पॉन्स है वो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन पर ही इम्प्रूव हो जाता है इन विजुअल ऑटिज्म। राइट राइट। अच्छा सर एक चीज मैं जी जस्ट एक श्योर श्योर। यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत हेल्प कर सकती है। हम लोग टार्जन की कहानी से बड़े फेमिलियर हैं। जी जी बिल्कुल। टार्जन टार्जन पूरी जिंदगी जंगल में रहा, टार्जन का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, टार्जन की लैंग्वेज डेवलप्ड नहीं थी। जब वो वापस इंसानों में आया उसकी कैपेसिटी थी, कॉग्निटिव कैपेसिटी, ब्रेन वायरिंग वाज नॉर्मल, तो उसने फौरन वो सब चीजें सीख ली और वो एडजस्ट कर गया। तो ये वो एक एग्जांपल बड़ी हमें लीड कर सकती है इन चीजों को डिफरेंशिएट कर। लेकिन टार्जन जो है वो अगर अब तो सिग्नल टार्जन तक भी पहुंच चुके होंगे रियल इंटरेक्शन कर सकता होगा। ये तो खैर ऐसी लाइटर नोट। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा रूबा गुजरांवाला की तरफ मैं बार बार आना चाह रहा था लेकिन हाँ जी। कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम क्या ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ स्क्रीन टाइम निकालने से क्या वर्चुअल ऑटिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा भी होता है कि कुछ और इंटरवेंशन भी आपको करनी पड़ जाती हैं अगर हम सिर्फ वर्चुअल ऑटिज्म की बात करें, या ऐसा नहीं है बिल्कुल? अच्छा, इट डिपेंड्स। ठीक है। हर एक वो बेसिक टर्म हम यूज करते हैं कि हम हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो थेरेपी को थेरेपी इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें कि हम स्क्रीन टाइम मैनेज करते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन टाइम को हम कम करते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स को गाइडलाइंस देते हैं। जस्ट अ मिनट।
ओके, यू हैव टू वेट। अच्छा, अगर हम, मेरा बेटा एक्चुअली मेरे पास नहीं, नो इश्यूज। स्क्रीन टाइम जो है उसको जब हम कम करते हैं तो पेरेंट्स को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप बच्चे के स्क्रीन टाइम को किस तरह से लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को हम एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आप क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब हम नेचुरलिस्टिक प्ले बेस्ड अप्रोच पे काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम इंटरेक्टिव प्ले सेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है बच्चे को हम स्क्रीन से दूर रखते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको पेरेंट्स के साथ ज्यादा एक्सपोजर देते हैं। इवन जब मैं भी थेरेपी कर रही होती हूँ तो अगर वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों के साथ कर रही होती हूँ काम, तो मेरा कोशिश होती है कि मैं पेरेंट्स को भी थेरेपी में बिठाऊं। और इससे मुझे ये बेनिफिट होता है कि जब पेरेंट थेरेपी में बैठे होते हैं तो मेरे पास अगर बच्चा आ रहा है तो वो 40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर के लिए आ रहा है, बाकी 23 आवर्स वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। अगर पेरेंट को पता ही नहीं होगा कि थेरेपी में बच्चे ने क्या किया है, मैं थेरेपी करके और पेरेंट को बस बता दो अच्छा आपने ये जाके काम करना है, तो कभी भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। जब पेरेंट डेफिनेटली। थेरेपी में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनको भी थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ हमारे बच्चे ने आज ये काम किया है और हमारे बच्चे में ये इंप्रूवमेंट आई है। और फिर मैं उनको होम टास्क देती हूँ इस तरह से कि अच्छा आपने 1 सिटिंग में ये करना है, सेकंड में आपने ये करना है, थर्ड में आपने इस ऐसे काम करने हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम पेरेंट्स को भी जितना ज्यादा थेरेपी में इन्वॉल्व करते हैं ना, उतना हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है और बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो उतनी जल्दी हमें नजर आती है। दूसरा जो है सोशल स्किल्स पे भी हम काम करते हैं। फिर साथ सोशल स्किल्स के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम उसको पार्क वगैरह में भी इंटरेक्शन दे, पीयर इंटरेक्शन के साथ लेके जाएं। जो वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा होता है ना, जब उसको सोशल इंटरेक्शन देते हैं, पीयर इंटरेक्शन देते हैं, तो वो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है जब हम वोकेबलरी बिल्डिंग करते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये लैंग्वेज रिले पे काम करते हैं, तो हमें जो क्लासिकल ऑटिज्म है उसकी निस्बत जो वर्चुअल ऑटिज्म है उसमें रिजल्ट जल्दी मिलता है। और हमारे जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें जो क्लासिकल ऑटिज्म है उसके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करने में अगर 1.5 से 2 माह लगते हैं, तो हमें वर्चुअल ऑटिज्म के जो गोल्स हैं वो जल्दी अचीव हो जाता है, लाइक विद इन वीक्स, 2 और 3 weeks, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। और हर बच्चे का केस वेरी करता है। आई हैव सीन अ किड विद वर्चुअल ऑटिज्म और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल 5 to 6 months में उसकी स्पीच बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उसको दोबारा से स्क्रीन टाइम कितना देते हो। दे वर फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो वो पाकिस्तान आके ही वाज ऑल ओके, लेकिन वहां जाके फिर से वो रिएक्टर हो गया। फिर हमने उसको ऑनलाइन थेरेपी के साथ कंट्रोल किया। तो ये एक ऐसी चीज है, जैसे अस्मा ने भी बताया कि ये रहती है, ठीक है। कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी ज्यादा हो जाती है, तो इट वेरीज इन पर्सन टू पर्सन। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ और उसी में हाँ जी। वो एक ओपन क्वेश्चन है। आपने इस बारे में भी अगर कुछ ऐड करना हुआ तो उसी के रिप्लाई में कर दीजिएगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वर्चुअल ऑटिज्म कुछ नहीं है। ये जो 6 लोग बैठे हुए हैं इन्होंने खुद से वर्चुअल ऑटिज्म क्रिएट कर लिया है। और तो जब ऐसा आपको कहा जाता है तो फिर आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? इट्स ओपन क्वेश्चन, जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे। अच्छा, ठीक है। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि होता ये है कि काफी पेरेंट्स जो है ना वो वर्चुअल, एक तो पेरेंट्स के लिए ना ये चीज बड़ी पेनफुल होती है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म लेबल कर दी है, नहीं नहीं ये ऑटिस्टिक नहीं है। ऑल्दो अब काफी लोगों को ये भी पता है कि ऑटिज्म, अगर लैंग्वेज डिले का भी बच्चा होता है ना, तो पेरेंट आके हमें कहता है कि नहीं नहीं इसमें ना ऑटिज्म के फीचर्स है, हमें फलां बंदे ने कहा था इसमें ऑटिज्म है। अगर बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इट डिपेंड्स कि वो लैंग्वेज डिले भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो बोल नहीं रहा वो ऑटिस्टिक ही हो, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को थोड़ी घबराहट होती है कि ये लेबल क्यों लगा दे। इसलिए बच्चे के जब हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट और फैमिली डायनामिक्स को मजीद स्टडी करते हैं और उसको हम प्रॉपर डायग्नोसिस देते हैं और फिर जब इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं, तो फिर हम पेरेंट को बता सकते हैं कि आपके बच्चा जो है ये वर्चुअली ऑटिस्टिक है या नहीं है। क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इस चीज को करते हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा ऑटिस्टिक नहीं था, फलां थेरेपिस्ट ने इसको ऑटिज्म का लेबल लगा दिया, और फलां बच्चे ने तो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखी थी, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है। तो ये बड़ी चीजें जो जब आप क्लिनिक में बैठे होते हो तो आपको बड़ी चीजें फेस करनी पड़ रही होती है, और इसके लिए लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको हाईली अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इस चीज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह।
Thank you. Anybody else? सर अगर इस तरह कहते हैं पेरेंट्स या कोई भी क्योंकि अभी तक ये टर्म हमारे डीएसएम में नहीं आई तो उस तरह से उनको लगता है कि इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, तो एक तरह से वो ठीक भी हैं, लेकिन ये है कि फोन यूज करने से या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से और भी बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, एस्पर्गर सिंड्रोम, डिजिटल एडिक्शंस भी हो जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑटिस्टिक ट्रेट्स उनमें नहीं होते, वो और तरह की चीजें होंगी, मेल्टडाउन्स भी होंगे, लेकिन और तरह के होंगे कि स्क्रीन उनको मिल गई तो उसके बाद उनमें ये है कि स्पीच म्यूट नहीं होंगे, स्पीच डिलेज नहीं होंगे, तो और बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो रिलेटेड हैं हमारे स्क्रीन से, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म है क्योंकि बहुत से इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑटिज्म के साथ रिलेट कर रहे हैं, और हमें तो ये है कि ये आ जाएगा डीएसएम में भी बहुत जल्द इन्हीं डिसऑर्डर्स के साथ। राइट। एनीवन एल्स अपनी कुछ बयान करना चाहे? श्योर। आई थिंक मिस फातिमा कुछ कहना चाहिए थी बट उनका स्टक हो गया, तो आई विल टेक द लेवरेज। अच्छा, यहाँ पे दो बहुत अहम चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। मेरे जब पेरेंट्स आ रहे होते हैं तो सबसे पहले तो ये न्यूज ब्रेक करना कि देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट द चाइल्ड, ये ही बहुत बड़ा एक अलमिया होता है हमारे लिए, क्योंकि पेरेंट्स का पहला रिएक्शन इज डिनाइल। मेरे बच्चे को तो ये नहीं हो सकता है, इसको तो बस सिर्फ स्पीच डिले है, सिर्फ स्पीच का मसला, बोलता नहीं है, बाकी आपको लग रहा है घर में तो ऐसे नहीं करता। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जब हम ये न्यूज ब्रेक कर रहे हैं कि क्या वाकई उसको ऑटिज्म है या नहीं है, और अगर नहीं है तो अगर आप सस्पेक्ट करें कि आपको रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं फॉर वर्चुअल ऑटिज्म, तो द फर्स्ट थिंग दैट हमें करनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल वो है साइको एजुकेशन। पहले पेरेंट्स को गाइड करना कि वर्चुअल ऑटिज्म है क्या, और हम ये चीज ये नाम ले क्यों रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या होता है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, वजूहात क्या होती हैं, और इसको हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। तो साइको एजुकेटिंग अबाउट द कंडीशन इज क्रूशियल पार्ट वन। सेकेंडली, एम्पावरिंग पेरेंट्स, कि जब आपने उनको साइको एजुकेट कर दिया कि वर्चुअल ऑटिज्म ये है और हम इस तरह लेके चलेंगे, तो देन टेक देम इनटू लूप। आपने उनको क्लोज कंसिडरेशन में रखना है। लाइक अभी मिस रूबा ने भी ये कहा कि वी एनकरेज ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेरेंट्स, कि वो ऑब्जर्व करें आके अपने सेशंस को कि हम किस तरह बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं। सो टेकिंग देम इन लूप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थर्डली, पेरेंट्स को एम्पावर करें हम इस तरह से कि उनको बताएं कि देखिए ऑटिज्म होता वाकई में, तो ये 1 महीने के अंदर इसके सिम्टम्स कहीं नहीं जाएंगे। तो वहां पे वील सेट अगेन, पहले तो आप देख रहे हैं कि आपने सस्पेक्ट किया कि आपको रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं, आप कहेंगे कि हम 1 मंथ बच्चे को एक्सपोजर देंगे थ्रू थेरेपी, एंड थेरेपी हैज टू बी इंटेंसिव, क्योंकि अर्ली ईयर्स की ही हम बात कर रहे हैं। अर्ली ईयर्स में ही अगर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम तो वर्चुअल ऑटिज्म लाइक फीचर्स आ जाते हैं, तो उसमें 1 मंथ एक्सपोजर देंगे हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस का। नाउ इट डिपेंड्स सोलली ऑन द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, कि हर बच्चा यूनिक होता है, तो उसकी अगर मोटर कंडीशंस है, कोई मोटर नीड्स है, या उसकी कोई सेंसरी नीड्स है, बिहेवियरल कंसर्न्स आ रहे हैं, कमांड फॉलोइंग नहीं है, टिक के नहीं बैठ रहा है, ऑन द गो है, और वर्बलाइज नहीं कर रहा, अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा नीड्स, तो आप उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, इन तीनों को 5 days a week एटलीस्ट आप लेके चलेंगे, एंड द होल मंथ आप लेके चलेंगे। जब आप पूरा महीना उनको लेके थेरेपी करेंगे, then after the whole month you will sit again with the parents and आप evaluate करेंगे, वे करेंगे आपने अब बच्चे को एनरोल किया था और currently what are the differences that you have observed। तो अगर वो मार्क्ड होंगे, बच्चा जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चा आउट ऑफ शेल आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि तो ब्लूम कर गया एकदम से, ये तो वो चीजें करना शुरू हो गए जो वो बिल्कुल नहीं करा था। इनफैक्ट आई विल शेयर वन मोर, कि बच्चे जो है वो लिटरली टॉयलेट के लिए भी रेडी नहीं होते, उनको बस स्क्रीन इतनी चाहिए होती है कि उनको अगर मामा टॉयलेट ट्रेन करने की कोशिश कर रही है तो वो बच्चे रेडी नहीं होते। वहां पे वही वाले कंसर्न आते हैं कि वो कमोड पे बैठ ही नहीं रहे हैं, वॉशरूम जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे, पुल डाउन नहीं करने दे रहे पैंट्स, तो दे आर सो मच एनग्रॉस्ड इन द स्क्रीन टाइम। सो यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम्स इसीलिए नजर आ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म लाइक फीचर्स आते हैं, ऑटिज्म नहीं होता। तो विद इवैल्यूएशन, विद मीटिंग्स, हम लोग एंड साइको एजुकेशन, वी कैन गाइड पेरेंट्स एंड वी कैन प्रूव द एविडेंस कि देखिए जब आप हमारे पास आए थे तो ये कंसर्न्स थे, एंड नाउ ही इज एक्सप्रेसिंग, अपनी नीड्स बता पा रहा है, सिटिंग टॉलरेंस आ गई है, हमारे साथ फंक्शन कर रहा है, हमारी कमांड फॉलो कर रहा है, अर्ली रेडीनेस स्किल्स आर ऑल कंप्लीटेड विद इन अ मंथ। तो इट्स नॉट अ मैजिक वन, थेरेपी इज नॉट अ मैजिक वन, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो अगर क्लासिकल ऑटिज्म होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 6 months, एटलीस्ट 6 months फॉर द प्रोग्रेस, 3 to 6 months लगते हैं बच्चे को सिम्टम्स में
पॉजिटिव चेंजेस आने में, मैं बेहतरी कहूंगी, ठीक होने में नहीं, बिकॉज ये कोई डिजीज नहीं है, इट इज अ कंडीशन, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। राइट जी। फातिमा ने ऐड करना था कुछ? जी जी सर, जी मैंने ऐड करना, मैं यहाँ पे दो बातें ऐड करना चाह रही थी। एक तो मैं बात यहाँ पे ये ऐड करना चाह रही थी कि मैं इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि टेक्निकली हम लोग इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, वर्चुअल ऑटिज्म DSM-5 में नहीं है, मगर हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते फैक्ट को कि देयर आर सम सिम्टम्स जो कि हमें सिमिलरली ऑटिज्म की तरह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें, जब हम वर्चुअल ऑटिज्म के ट्रीटमेंट की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ पर जो चीज हमें स्क्रीन रिमूव करने से ज्यादा नजर आती है, दैट इज बिहेवियर्स। बिहेवियर थेरेपी यहाँ पर बहुत मैजिकली काम करती है। अगर वो भी अगर कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे, शायद कुछ लोग इख्तलाफ करें, मगर यहाँ पर ABA थेरेपी यहाँ पे मैजिक की तरह काम कर रही थी। ABA टेक्निक्स जो हमारी होती है बेसिकली इन वर्चुअल ऑटिज्म में मैजिक की तरह काम कर रही होती है, और उसकी टेक्निक्स यूज करने की वजह से हम लोग वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ से आने वाले सिम्टम्स को बहुत ज्यादा ओवरकम कर सकते हैं। तो इट टेक्स टाइम, मगर वर्चुअल ऑटिज्म रिवर्स होने में जो हमें ज्यादा आसानी मिलती है, वो मिलती है हमें ABA थेरेपी से मिलती है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलॉन्ग विद द स्पीच थेरेपी एंड रिमीडियल थेरेपी। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, क्योंकि वो बच्चा बाकी तौर पे बिल्कुल सही है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम उन्हें एक्सपोजर दे रहे हैं, हम उसे फिर सारे एरियाज का एक्सपोजर देते हैं, और हमें रिजल्ट रिवर्स होते हुए बच्चे को हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट बिल्कुल विजिबली क्लियरली होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी हम वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ देखें, तो पेरेंट्स शुड कंसिडर बिहेवियर थेरेपी एज वेल, और ऑन द फर्स्ट एड बेसिस पर, ताकि हम जो है इसको किसी हद तक ओवरकम कर सकें इसके सिम्टम्स को। तो बस दिस व्हाट आई वांट टू इंक्लूड, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना अच्छा इनपुट दिया। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। थैंक यू कामरान साहब, आपने इन सबको एक साथ इकट्ठा किया, और मुझे इतनी डाइवर्सिटी देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। और आप मैं कुछ सबका। ऐड जी शॉर्ट फैसल साहब। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। सर, एक तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया, जिससे काफी मिसकंसेप्शन जो हैं इसके रिलेटेड दूर होंगी, और इंशाल्लाह व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा मेन जो मसला है, जो जिस पे आपने अभी कहा कि ये है ही हमारे माशरे के अंदर एक्सेप्टेंस और डिनाइल, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अभी भी तकरीबन 10% ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर है या कोई इशू है। अदरवाइज मोस्टली तो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और सोसाइटी के अंदर लाने को तैयार नहीं। इसके अंदर हम्म। पेरेंट्स का भी है, लेकिन जो सोशल बिहेवियर्स हैं लोगों के, उसका भी बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने एज अ हेड एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो उसकी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मैंने जब सेंसस देखी, तो 9 लाख की आबादी में 35,000 स्पेशल लोग थे। तो हम्म। जिनका डाटा सोशल वेलफेयर के पास जस्ट 2500-2600 लोगों का डाटा था, तो हमने कहा हम्म। क्यों ना इनको जो है ट्रेस आउट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए हमने कैंपेन शुरू की। जब कैंपेन शुरू की, तो हमें जो मेन चीज नजर आई वो ये था कि लोग जो है वो शो ही नहीं करना चाहते। हालांकि हमने उन्हें यही कहा था कि गवर्नमेंट जब इनके लिए फ्यूचर में बहुत सारी स्कीम्स लाएगी, इसलिए हम करना चाह रहे हैं। और हम्म। रिसेंटली अब ला भी रही है, बहुत अच्छी बात है, इनके अंदर हिम्मत कार्ड और दूसरी चीजें आ रही हैं। लेकिन वो जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वो हम इनको सामने भी नहीं लाना चाहते। तो एक्सेप्टेंस हम्म। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो इश्यूज है, हम देखते हैं जितने भी हम अगर कम्युनिकेशन या लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, अफेजिया हो, डिसआर्थरिया हो, या ये आर्टिज्म हो, इसके अंदर जो रोल्स है प्रोफेशनल का, वो वाकई एक बहुत मेजर रोल है। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा रोल जो है वो पेरेंट्स का है। क्योंकि पेरेंट्स ने, हमारे पास अगर बच्चा आएगा तो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा सीट लिमिट में नहीं आता। लेकिन पेरेंट्स के पास बाकी तमाम टाइम वो पेरेंट्स के पास होता है। तो जब तक वो उसके साथ वो चीजें नहीं करेंगे जो उनको काउंसलिंग के थ्रू की जाती हैं, तो उसकी वजह से इनपुट्स जो है उस तरह आउटपुट्स नहीं आ सकती, अगर वो इनपुट्स नहीं लेंगे अपनी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है इस यानी अगर अभी हम वर्चुअल एटिज्म की बात कर रहे हैं, अगर एक थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट है या ABA थेरापिस्ट है, जो भी है, वो एक आधा घंटा जो है वो करता है उसके साथ वर्क, और बच्चा फिर जब अपने एनवायरनमेंट में जाता है, तो फिर वो सेम ही चीजें रिपीट कर रहा होता है। और पेरेंट्स जो हैं वो उस यानी उसको साइड पे नहीं लाते, जो उनकी गाइडेंस दी जाती है, तो उसकी जो रेशियो है आउटपुट की, वो बहुत कम है। यानी उस तरह उसकी आउटपुट हमें नहीं मिल सकती, और उसमें इम्प्रूवमेंट उतनी जल्दी नहीं आ सकती। हाँ, जो पेरेंट्स
वर्क करते हैं बच्चों के साथ और गाइडेंस को फॉलो करते हैं, प्लान को फॉलो करते हैं, उनके बच्चों में देखा गया है कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो उनकी नस्बत बहुत बेहतर है जो बच्चों के साथ जो है वर्क नहीं करते। सो थैंक यू वेरी मच जी आप सबका कि आपने टाइम निकाला अपना और इस सेशन को अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ इससे मुझे बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली। और किसी को भी मैं अगर कहना चाहूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में अगर आपने सीखना है या कुछ नॉलेज लेनी है तो आप इस सेशन को देख लें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू जी आप सबका। और उन लोगों का भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एक और टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर जी, आपका सबका बहुत शुक्रिया। टेक टेक केयर, केयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी।